इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 स्टैटिक्स। सो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये वो पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, कोर कोर्स है जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और स्टार्ट में इस कोर्स को रखने का मकसद क्या है? इट इज़ अ वेरी बेसिक कोर्स फॉर ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स, एंड दिस कोर्स विल फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी अदर कोर्सेज विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन सब्सिक्वेंट सेमेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, इस सेमेस्टर में जैसे आप ये स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डायनामिक्स पढ़ेंगे, इसी तरह मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2, मशीन डिज़ाइन 1, मशीन डिज़ाइन 2, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, मैकेनिक्स ऑफ मशीन। ये सारे के सारे कोर्सेज जो है उनकी बेस यही एक कोर्स है विच इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 स्टैटिक्स। इसीलिए इस कोर्स को हमने स्टार्ट में रखा है ताकि आप एट द वेरी स्टार्ट इस बेसिक कोर्स को कवर कर लें, जो कि आपके बाकी कोर्सेज में भी जो है वो हेल्प करेगा। These are the course learning outcomes. Course learning outcomes क्या होता है? As you all know that we are following the Washington Accord accredited curriculum, in which apart from obtaining or maintaining a certain GPA, you are also required to achieve certain outcomes for each and every course. उनको हम course learning outcome कहते हैं। Course learning outcome क्या है कि at the end of the course you are being tasked to achieve these outcomes, or you should be able to perform these outcomes at the end of this course. So आपकी कोर्स के आउटकम्स जो है ये लिंक होते हैं आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम आउटकम्स के साथ एंड सो ऑन। सो आपको मोस्ट लाइकली हर कोर्स के शुरू में कुछ ही आउटकम्स जो है वो बताए जाते हैं, हर इंस्ट्रक्टर आपको ये आउटकम्स जो है वो शेयर करता होगा। इसी तरह ये जो स्टैटिक्स का कोर्स है, दीज आर द 3 कोर्स आउटकम्स विच आर बीइंग मैच्ड विद स्टैटिक्स। द फर्स्ट आउटकम विच इज मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 1, इसको हम CLO1 भी कहते हैं। The first outcome is you must be, after the completion of this course, you should be able to comprehend the concept of resultant force and moment vectors in 2 and 3 dimensions. So आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो you should be able to understand कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, किस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट क्या होती है, मोमेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, 2 डायमेंशन एज वेल एज 3 डायमेंशन पे आपको ये तमाम चीज़ें, ये वेक्टर्स जो है वो बनाने आने चाहिए। एंड दिस कोर्स लर्निंग आउटकम इज बीइंग लिंक्ड विद योर PLO1, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का PLO1 है, इंजीनियरिंग नॉलेज का, उससे हमने इसको लिंक किया हुआ है। जहां तक ताल्लुक ये लेवल ऑफ लर्निंग का है तो इसके साथ C2 लिखा हुआ है। C से क्या मुराद है? इट इज कॉग्निटिव, इट बिलोंग्स टू कॉग्निटिव डोमेन, और लेवल ऑफ लर्निंग हमने इसका कॉग्निटिव का सेकंड लेवल जो है वो रखा हुआ है। The second course learning outcome or the second objective of this course is, after the completion of this course, all of you should be able to apply the laws of equilibrium to compute external forces and moments as well as internal forces and moments by using the free body diagram. So जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करना आना चाहिए। इसके अलावा आप एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस और मोमेंट्स, इसी तरह इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस और मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ साथ आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर CLO इज बीइंग मैप्ड विद the second program learning outcome of Pakistan Engineering Council, which is design development of solution. और जहां तक ताल्लुक इसकी लेवल ऑफ लर्निंग का, इट अगेन बिलोंग्स टू द कॉग्निटिव लेवल, और उसका लेवल हमने कॉग्निटिव का 3rd लेवल जो है वो सेट किया हुआ है। द फाइनल आउटकम for this course is you should be able to apply the concepts of mechanics to solve problems that involve frictional forces. So friction के हवाले से हम थोड़े से टॉपिक्स कवर करेंगे और आपको फिर आइडिया होगा कि किस तरह आपने फ्रिक्शन को अपने प्रॉब्लम्स में जो है वो मॉडल करना है। अगेन इट इज लिंक्ड विद द सेकंड PLO which is again design development of solutions, और कॉग्निटिव लेवल 3 हमने इसको जो है वो मैप किया हुआ। सो दीज आर द 3 आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स व्हिच यू शुड बी एबल टू अटेन बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। इसके अलावा अगर हम इनके कीवर्ड्स को देखें, क्योंकि आपके जो आउटकम्स बने हैं ये बेसिकली आपके टॉपिक्स या आपके सिलेबस को देखते हुए हमने बनाए हैं, तो इनके अगर हम कीवर्ड्स को देखें तो जो कीवर्ड यहाँ इन्वॉल्व हैं, द फर्स्ट थिंग इज रिजल्टेंट फोर्स, कि आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसी तरह आपको मोमेंट वेक्टर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, बोथ इन 2 and 3 डायमेंशंस। इसी तरह सेकंड है इक्विलिब्रियम के हवाले से, कि आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करना आना चाहिए, और उन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करते हुए यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट external forces and moments as well as internal forces and moments by using the free body diagram. तो ये तमाम चीजें हम इस कोर्स में जो है वो कवर कर रहे होंगे। एंड फाइनली द फाइनल कीवर्ड इज फ्रिक्शन, कि यू शुड बी एबल टू इंक्लूड फ्रिक्शन इन वेरियस प्रॉब्लम्स, और फ्रिक्शन कितनी तरह की होती है, किस टाइप की फ्रिक्शन कब आपको इंक्लूड करनी है, ये तमाम चीजें हम तफसील के साथ इस कोर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स you should be able to achieve all these course learning outcomes. Okay, now coming to textbooks and reference books जो कि हम इस कोर्स में इस्तेमाल कर रहे होंगे. Now the complete course is going to be covered by a single textbook which is being shown to you here as Engineering Mechanics Statics by R.C. Hibler, and the edition which we are going to follow is
12th एडिशन। सो इस हिबलर की बुक का हम 12th एडिशन जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप चाहें तो इस बुक की कुछ कॉपीज लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपीज, यू कैन इशू दोज बुक्स। इसके अलावा अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं या जहाँ के भी रहने वाले हैं, आप किसी भी अच्छी इंजीनियरिंग की बुक शॉप पे जाएंगे तो यू कैन गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक। प्रोबेबली अगर 12th एडिशन आपको नहीं भी मिलता और 9th 10th 11th या इवन 13th एडिशन भी अब आगे है, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। सो आप को जो भी एडिशन मिलता है यू ट्राई टू परचेज दैट एडिशन। उसकी वजह क्या है कि एज फार एज द थ्योरी इज कंसर्न ऑलमोस्ट इट इज सेम इन ऑल दीज एडिशन। जो फर्क आता है वो ज्यादा एग्जाम्पल्स या कुछ प्रॉब्लम्स में जो है वो फर्क आ सकता है, लेकिन जहां तक थ्योरी का ताल्लुक है तो इन तमाम एडिशन में थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। सो जो भी बुक आपको हार्ड फॉर्म में मिलती है, जो एडिशन भी आपको हार्ड फॉर्म में मिलता है, यू कैन परचेज दैट एडिशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स बाय आरसी हिबलर। इसके अलावा आपके सीआर के साथ में इस बुक की सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगा, बल्कि सीआर के बजाय आपकी इसी जो चैनल की इंजीनियरिंग स्टैटिक्स का जो एमएस टीम्स का चैनल है, इसके टॉप पे जो फाइल्स अपलोड करने के मैं वहां भी इस बुक को अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल होगी इस 12th एडिशन की। हार्ड कॉपी अगर आपको 12th एडिशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर 12th के अलावा कोई एडिशन मिलता है तो वो भी आप परचेज कर लें। परचेज इसलिए लाजमी कर लें बिकॉज ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, जैसे स्टैटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, थर्मो हो गया या फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये बुक्स आपको थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग मुख्तलिफ कोर्सेज में इस्तेमाल करनी पड़ेगी एज अ रेफरेंस के तौर पे। तो कोशिश करें कि इन बेसिक सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो आप परचेज कर लें रादर देन यूजिंग द सॉफ्ट कॉपी अलोन। तो कोशिश करें कि आपको स्टैटिक्स की बुक का जो भी एडिशन मिलता है, कोशिश करें 12th मिल जाए, अगर 12th नहीं मिलता 13th हो जाए या 11th हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हार्ड फॉर्म में आप इस बुक को लाजमी परचेज कर लें बिकॉज दिस बुक वुड हेल्प यू इन मेनी अदर कोर्सेज जो कि आपने इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे जाके पढ़ने हैं। सो थ्रू आउट हमारी जितनी स्लाइड्स होंगी, हमारी जितनी टॉपिक्स कवर होंगे, वो इसी टेक्स्ट बुक से कवर होंगे विच इज आरसी हिबलर 12th एडिशन। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी यहाँ मौजूद हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। इनको आप एज अ रेफरेंस के तौर पे अगर यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय क्रेग एंड मेरियम, द सेकंड वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय बियर एंड जॉनसन। अगेन लाइब्रेरी में कुछ कॉपीज इन रेफरेंस बुक्स की भी अवेलेबल हैं, नेट पे सॉफ्ट कॉपीज भी मौजूद हैं इन बुक्स की, लेकिन मेनली हम जो है वो बुक ये वाली इस्तेमाल करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक होगी हमारी। Is it clear to all of you? Let us move to the details of syllabus जो कि हम इस कोर्स में कवर कर रहे होंगे। आज का हम लेक्चर, आज के जो भी अभी लेक्चर चल रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। ये जस्ट मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है कि मैकेनिक्स क्या होती है, कितनी तरह की होती है। सो आज हम इस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, अराउंड 9:35 के अराउंड हम थोड़ी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट मेजर टॉपिक विच इज चैप्टर नंबर 2 जो कि फोर्स वेक्टर्स का है। देन प्रोबेबली इन सब्सिक्वेंट वीक्स वी आर गोइंग टू कवर chapter number 3 which is equilibrium of a particle, and chapter number 4 force system resultants, equilibrium of a rigid body, structural analysis, internal forces, and finally at the end of this course we are going to cover friction as well. So these are the 8 chapters which we are going to cover from that statics books. अगर आप मार्केट जाते हैं तो जनरली आपको मार्केट में स्टैटिक्स की बुक्स अलग भी मिल जाती है 12th एडिशन, या आपको हो सकता है ये भी हो कि आपको स्टैटिक्स और डायनामिक्स की कंबाइन हिबलर की बुक मिल जाए तो 12th एडिशन। अगर ऐसा कुछ है तो आप वो कंबाइन वाली बुक जो है वो परचेज कर लें जो कि आपको डायनामिक्स के कोर्स में भी हेल्प करेगी। उस बुक के पहले 8 चैप्टर्स जो है वो स्टैटिक्स के हैं और बाकी चैप्टर्स जो है वो डायनामिक्स के कोर्स में जो है वो कवर किए जाएंगे। सो अगर आपको एक कंबाइन वॉल्यूम 1 और 2 मिलती है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। इस तरह दोनों कोर्सेज आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। जहां तक ताल्लुक इस कोर्स की सीक्वेंसिंग का है तो प्रोबेबली फर्स्ट सेशनल एग्जाम में अगर तो फेस टू फेस मोड में आते हैं और 6 वीक में आपका फर्स्ट ओएसटी होता है तो उसमें प्रोबेबली फोर्स वेक्टर, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल और किसी हद तक हम फोर्स सिस्टम रिजल्टेंट्स को जो है वो कवर करेंगे। फॉर द सेकंड सेशनल फोर्स सिस्टम रिजल्टेंट के बाकी टॉपिक्स और इसके अलावा फोर्स सिस्टम रिजल्टेंट के बाकी टॉपिक्स और हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरह तक हम सेकंड सेशनल में कवर करते हैं। और आफ्टर द सेकंड सेशनल एंड बिफोर द फाइनल एग्जाम हमारे जो आखिरी 2 टॉपिक्स हैं इंटरनल फोर्सेस और फ्रिक्शन, इनको हम कवर करते हैं। तो इन 3 पोर्शन में हम अपने कोर्स को डिवाइड करते हैं। होपफुली अगर हम फेस टू फेस मोड में वापस आते हैं तो हम इसी सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करेंगे। सो कोई क्वेश्चन जो आपका सिलेबस के हवाले से आप पूछना चाहें? दीज आर बेसिकली चैप्टर नेम्स और हर चैप्टर में जो टॉपिक्स शामिल होंगे वो आपको जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो टॉपिक्स आपको पहली स्लाइड में नजर आ जाएंगे कि किस चैप्टर की कौन कौन से टॉपिक्स हमने जो है वो उसमें इंक्लूड करने हैं। जी, एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क? Okay, so let us start with
जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स इन चैप्टर नंबर 1। अभी 9:10 में, सो नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे मैकेनिक्स का, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक, और उसके बाद फिर हम अपना मैकेनिक्स का कोर्स फॉर्मली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। Okay, starting with chapter number 1, this is again being covered from the same book जो कि हमने टेक्स्ट बुक के तौर पे डिफाइन की है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स बाय R.C. हिबलर 12th एडिशन। इसके अलावा मैं ये भी करता हूँ आपके साथ, चूंकि मेरा पहला इंट्रोडक्शन है कोर्स के हवाले से, ये जितनी स्लाइड्स हैं ये एक तो रिकॉर्डिंग्स आपको इसी चैनल की फाइल्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा ये जो जितनी भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं ये भी मैं साथ साथ आपकी उसी फाइल्स के सेक्शन में अपलोड करता रहूंगा। तो आपको ये तमाम स्लाइड्स जो है हर चैप्टर की, वो आपको, या हर वीक की स्लाइड्स जो है वो उस पर्टिकुलर फाइल्स के सेक्शन में जो इस चैनल का बना हुआ है उसमें आपको जो है वो मिल जाएंगी। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 में जो हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे उसमें ये टॉपिक्स हैं जो कि हम ब्रीफली कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होती है, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स क्या होती है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें बेसिक क्वांटिटीज आ जाती है, आइडियलाइजेशन हम कुछ इस्तेमाल करते हैं इस कोर्स में, और न्यूटन्स के लॉ को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे, एंड फाइनली द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है, इन टॉपिक्स को हम अभी अगले नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में कवर कर रहे होंगे। Okay, starting with mechanics. Mechanics is basically a branch of science that is concerned with the state of rest or motion of bodies that are subjected to the action of forces. So mechanics में आप उन तमाम systems को cover करते हैं जो कि either rest पे होते हैं या motion में होते हैं under the action of various forces, जिसकी वजह से वो motion कर रहे होते हैं। So this mechanics is basically divided into rather three branches. The first one is rigid body mechanics. The second one is deformable body mechanics, and the third one is fluid mechanics. So broadly speaking, ये जो mechanics है ये हम 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इस mechanics को। पहली जो टाइप है या पहली जो कैटेगरी है इसको हम rigid body mechanics के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं mechanics, जिसको हम अभी इस सेमेस्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिक्स एज वेल एज जो नेक्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ना है डायनामिक्स, ये दोनों इस रिजिड बॉडी मैकेनिक्स से रेलिवेंट हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिक्स इज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, जिससे रेलिवेंट ये 2 कोर्सेज आप पढ़ेंगे। वन इज स्टैटिक्स जो कि अभी हम इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, द सेकंड वन इज डायनामिक्स जो कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स जो है इट इज बेसिकली प्रीरेक to deformable body mechanics as well as fluid mechanics. So आप rigid body mechanics जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपकी deformable body mechanics और fluid mechanics आएगी। उसकी वजह क्या है कि ये rigid प्रीरेक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं इन द अदर 2 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो आपके जो कोर्सेज हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 as well as mechanics of material 2, they are basically concerned with this deformable body mechanics। अब ये क्या होती है ये अभी अगली स्लाइड्स में आ जाएगा कि rigid body mechanics क्या है और deformable body mechanics क्या है, लेकिन आपके मेजर कोर्सेज जो deformable body mechanics क्या पढ़ते हैं that is MOM 1 and MOM 2, जो कि प्रोबेबली आप 4th और 5th सेमेस्टर में जो है वो पढ़ रहे होंगे। Then the third type of mechanics is fluid mechanics, कि आप फ्लूइड्स के ऊपर जब मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो दैट टाइप ऑफ मैकेनिक्स इज टर्म्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स। अगेन आपके जो कोर्सेज FM1 यानी फ्लूइड मैकेनिक्स 1, फ्लूइड मैकेनिक्स 2, इसके अलावा किसी हद तक थर्मो 1, थर्मो 2 जो आप पढ़ेंगे वो तमाम आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से रेलेवेंट कोर्सेज हैं जो कि आप अगेन 3rd, 4th और 5th सेमेस्टर में जो है वो कवर कर रहे होंगे। सो दीज आर द 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। रिजिड, जिस तरह मैंने कहा, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। Rigid body mechanics is essential for the design and analysis of many types of structural members, mechanical components, etc. etc. आपकी जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट है उसका जो बेसिक कोर्स है वो भी यही रिजिड बॉडी मैकेनिक्स ही है, जिसको आप अपनी डिजाइन के मुख्तलिफ कोर्सेज में भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। Okay, now coming to this rigid body mechanics. Rigid body mechanics is basically divided into 2 sub branches. The first one is statics, which deals with the equilibrium of bodies. So ये जो statics का course है, throughout that course we are going to discuss the equilibrium of a system, whether it is a rigid body or a particle, but we are going to strictly restrict our discussion towards the equilibrium conditions. हम स्टैटिक्स में उन तमाम सिस्टम्स को डील करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि दो सिस्टम वुड बी आइदर एट रेस्ट or they are going to move with common velocity. So equilibrium की conditions क्या है कि if that system is at rest or moving with a constant velocity, then you can say that that particular system is being in equilibrium. तो हमारी जितनी statics है या statics से जितने problems हैं वो तमाम के तमाम डील करते हैं to those systems which are basically in equilibrium. इसके मुकाबले में जो second branch है rigid body की, it is dynamics. Dynamics क्या होता है? Dynamics is basically concerned with the accelerated motion of a
सिस्टम। तो जब भी आपके पास कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, आप उस पर स्टैटिक्स वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब भी आपके पास कोई सिस्टम जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम डायनेमिक्स वाली तमाम इक्वेशन, डायनेमिक्स वाले तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। स्टैटिक्स को हम एज अ स्पेशल केस ऑफ डायनेमिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, इन विच द सिस्टम विच यू आर कंसीडरिंग इज बेसिकली मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। इन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। सो स्टैटिक्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्पेशल केस ऑफ डायनेमिक्स इन विच the system which you are considering is basically moving with a zero acceleration. So I hope कि statics और dynamics का difference हर एक को समझ आ गया है। Yes, sir. Okay. Okay, now coming to some fundamental concepts which we would be using throughout this course of statics as well as subsequent course of dynamics as well. सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वांटिटीज की बात करते हैं। जो बेसिक क्वांटिटीज आप इस कोर्स में इनकाउंटर करेंगे, द फर्स्ट वन इज लेंथ। लेंथ क्या है? इट इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और बॉडी इन स्पेस एंड देयरबाय डिस्क्राइब द साइज ऑफ दैट फिजिकल सिस्टम। के जो भी हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उसके साइज को डिफाइन करने के लिए हम लेंथ के मदद से उसके साइज को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जो सेकंड बेसिक क्वांटिटी आपको यहाँ मुख्तलिफ उसमें न्यूमेरिकल्स में नजर आएगी, दैट इज द टाइम। टाइम हम क्या कहते हैं? टाइम इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ succession of events. And the third basic quantity which you may encounter here is the mass, which is a measure of quality of matter and is used to compare the action of one body with that of another. Moreover, mass provides a measure of resistance of matter to the change in velocity. तो ये तीन आपकी basic quantities है, length, टाइम एंड मैस, जो कि आपको मुख्तलिफ मैकेनिक्स के कोर्सेज में खासतौर पे जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज में आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेंथ, टाइम एज वेल एज मैस. दीज आर द थ्री बेसिक क्वांटिटीज. मोरओवर देयर इज अ फोर्थ बेसिक क्वांटिटी एज वेल which you are going to encounter in various subjects of mechanics. It is the force. Force क्या होती है? Force is considered as a push or a pull exerted by one body on another. For example, अगर मैं अपने हाथ से दीवार को पुश करता हूं तो मैं बेसिकली दीवार के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूं तो वो एक तरह से पुश कर रहे हैं आप दीवार को, तो हम फोर्स को एज अ पुश या पुल के तौर पे कंसीडर करते हैं. पुल की सूरत में होता है कि दीवार में सपोज एक हुक लगा हुआ है और आप उस हुक को अपने हाथ की मदद से पुल करने की कोशिश करें तो आप एक फोर्स लगा रहे होते हैं उस हुक को पुल करने के लिए. सो द पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द force. Force जो है it is completely characterized by its magnitude as well as its direction. अगर हम force को completely define करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए उसका magnitude भी चाहिए, हमें उसका direction भी चाहिए, as well as the point of application कि किस point पे आप उस force को apply कर रहे हैं. So these are the four basic quantities जिसको हम गाहे बगाहे इस कोर्स में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेंथ, टाइम, मैस एज वेल एज फोर्स. इसके अलावा कुछ आइडियलाइजेशंस भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे. कैन एनीवन ऑफ यू प्लीज टेल मी कि हम आइडियलाइजेशन से क्या मुराद होती है? कोई आइडिया है आपको? सर दो सिचुएशंस जहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं where we consider they don't play an effect. दैट्स करेक्ट. हम बेसिकली करते क्या है कि अपनी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, कुछ चीजें को आइडियलाइज करते हैं. बता दिया है मैंने. So idealization हम कहते हैं कि models और idealization are used in mechanics in order to simplify the application of theory. यानी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज है उसको आप मॉडल करना चाह रहे हैं तो कुछ assumptions करेंगे, कुछ आप simplifications करेंगे उसको मॉडल करने के लिए, वो तमाम चीजें आपकी idealizations कहलाती हैं. So the first idealization which we will be using in this course is particle. Particle क्या होते हैं? A particle is being considered as a point mass, that is it has a size that can be neglected. तो आप अगर किसी भी चीज को एज अ पार्टिकल लेके जब कंसिडर कर रहे हैं तो एक तरह से आप उसके साइज को अपनी एनालिसिस में नहीं ला रहे, रादर आप उसको एज अ पॉइंट. काइंडली अपने माइक बाकी स्टूडेंट्स म्यूट कर दें, सिर्फ जिसने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो अपने माइक को अनम्यूट कर सकता है, ठीक है? इससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं. Okay, when we are considering something as a particle, it means that we are ignoring its size, rather we are considering it as a point mass. For example, the size of Earth is insignificant as compared to the size of the overall universe. So, जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ को एज अ पार्टिकल लेके उसकी मॉडलिंग जो है वो कर सकते हैं. पार्टिकल का फायदा क्या होता है या पार्टिकल की आइडियलाइजेशन का फायदा क्या होता है? मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स रिड्यूस टू अ रादर सिंप्लीफाइड फॉर्म since the geometry of the body will not be involved if we are considering it as a particle. तो जब भी आप किसी चीज को एज अ पार्टिकल के तौर पे कंसिडर करते हैं तो फायदा ये होता है कि आप उसकी ज्योमेट्री को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं होती और आप सिंपली उसको एज अ पॉइंट मैस लेके अपनी तमाम के तमाम एनालिसिस जो है वो परफॉर्म
कर सकते हैं। तो पहली आइडियलाइजेशन तो ये होगी कि आप किसी भी चीज को पार्टिकल लेके उसको पॉइंट मैस लेके अपनी चीजों को मॉडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस हुक की बात करें, आपके पास ये जो हुक ए पे नजर आ रहा है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, विच आर दीज 3 फोर्सेस। सो वंस यू आर मॉडलिंग दिस हुक, आप इसको एज अ पार्टिकल लेके जो है वो तीनों फोर्सेस को एक पॉइंट मैस या इस हुक को एक पॉइंट लेके इसके ऊपर ये तीनों फोर्सेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को पार्टिकल लेते हैं, आप उसको एज अ पॉइंट मैस कंसिडर करते हैं और आप उसकी डायमेंशंस की बात नहीं करते। अदरवाइज ये हुक है, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई डायमीटर होगा, कोई साइज होगा, कोई बाकी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन हम बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं और उसको एज अ पॉइंट मैस लेके मॉडल कर रहे होते हैं अपनी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में। तो आई होप के पार्टिकल की आइडियलाइजेशन हर एक को समझ आ गई है। यस सर। ठीक है, ओके। जो सेकेंड आइडियलाइजेशन हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे वो रिजिड बॉडी की है। कैन एनी वन ऑफ यू मे डिफाइन व्हाट अ रिजिड बॉडी इज? रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है, कोई डिफाइन कर सकते हैं? सर वन जिसके दैट इज पार्टिकल नॉट के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो फोर्स अप्लाई करने से। Okay, that's correct. A rigid body is a body which is incapable of any deformation. It means that once you apply some load on that rigid body, उसके ऊपर किसी किस्म की डिफॉर्मेशन उस लोड की एप्लीकेशन के नतीजे में नहीं आएगी। सो रिजिड बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स in which all the particles remain at a fixed distance from one another. That is, once you apply a load on that rigid body, then that rigid body is incapable of any deformation. क्या हमारे पास कोई 100% रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करती है? नो नो सर, आइडियल स्टेट नहीं हो सकती है सर। इन एक्चुअल केस जब भी आप किसी मटेरियल के ऊपर कोई लोड लगाएंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आएगी, बट सिंस द एक्चुअल डिफॉर्मेशन अकरिंग इन दोज मटेरियल्स are very small as compared to the overall size of that rigid body, so हमारी आइडियलाइजेशन जो है rigid body की ये करेक्ट हो जाती है, because the deformations are so small कि हम उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं। खासतौर पे इन ये जो आपकी रिजिड बॉडी मैकेनिक्स वाली जो ब्रांच है जिसमें स्टैटिक्स और डायनामिक्स आता है, इसमें हम तमाम बॉडीज को एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करके उनको मॉडल करेंगे। हाँ, जब हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2 के कोर्स पे जाएंगे जिसमें हमने स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स वगैरह निकालने होंगे, वो आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स आ जाएगी। वहां फिर आपकी रिजिड बॉडी की एजम्पशन नहीं होगी, आप एक्चुअल डिफॉर्मेशन जो है बेशक वो छोटी है उनको आप कंसिडर कर रहे होंगे। सो इस कोर्स में जो कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स का कोर्स है, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का कोर्स है, इसमें हम एक आइडियलाइजेशन क्या यूज करेंगे कि तमाम बॉडीज जो हम कंसिडर कर रहे हैं दे आर इनकेपेबल ऑफ एनी डिफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स द डिफॉर्मेशंस आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी निग्लेक्टेड। सो एक ये आइडियलाइजेशन हम अपनी मुख्तलिफ एनालिसिस में इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि रिजिड बॉडी के तौर पे हम उन बॉडीज को कंसिडर कर रहे होंगे। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। Okay, Yes, the sir. third type of idealization which we would be using is concentrated force. Can any one of you define what is a concentrated force? सर जहाँ पे सारी फोर्सेस कंसंट्रेट करें एक पॉइंट पे। सर कंसंट्रेटेड फोर्स होती है जो एक स्मॉल पॉइंट पे एक्ट कर रही हो। That's correct. The first definition से बेहतर है सेकंड डेफिनेशन ये स्टूडेंट ने बताई है कि जब हम किसी फोर्स को ये अज्यूम करें कि इट इज एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, देन वी कैन से दैट दैट फोर्स इज बीइंग कंसंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इन एक्चुअल केस रिजल्टेंट ऑफ फोर्स नहीं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की बात हम नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा मेरी बात गौर से सुन लें, मतलब सब फोर्सेस का जो एक ही इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा सा गौर से सुन लें। मैं कहता हूं कि आपके पास एक वॉल है और आप अपने थंब से उस वॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप थंब से उस वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये आप पॉइंट पे अप्लाई कर रहे होंगे या किसी एरिया पे अप्लाई कर रहे होंगे? पॉइंट पे सर पॉइंट पे। दोबारा सोच लें, पॉइंट पे अप्लाई कर रहे होंगे कि एरिया पे अप्लाई कर रहे होंगे? एरिया भी एरिया पे अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप जब थंब दीवार से टच करते हैं तो आपके थंब का कोई स्पेसिफिक एरिया उस दीवार के साथ इन कांटेक्ट में आ रहा होता है। तो ऑल्दो आप एरिया पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एरिया के मुकाबले में थंब का जो ओवरऑल एरिया या वॉल का ओवरऑल एरिया के मुकाबले में जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत छोटा एरिया है। तो आप उसको एज अ पॉइंट के तौर पे कंसीडर करके उसको कंसंट्रेटेड फोर्स के तौर पे मॉडल कर सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड फोर्स क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ लोडिंग व्हिच इज अज्यूम्ड टू एक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। ऑल्दो इन जनरल आपके पास पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं आ रही होती, हमेशा एरिया पे ही अप्लाई हो रही होती है, लेकिन वो एरिया इतना छोटा एरिया होता है एज कंपेयर टू द ओवरऑल एरिया ऑफ दैट बॉडी कि आप उसको एज अ पॉइंट मैस या कंसंट्रेटेड फोर्स के तौर पे जो है वो
अज्यूम कर सकते हैं. इज दिस डेफिनेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो ये तीन तरह की आइडियलाइजेशन हम अपने इस रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में इस्तेमाल कर रहे होंगे. द फर्स्ट वन इज कुछ चीजों को हम एज अ पार्टिकल लेके मॉडल कर रहे होंगे जब हम उनको एज अ पॉइंट मास कहते हैं. कुछ चीजों को हम रिजिड बॉडी लेके मॉडल कर रहे होंगे और फोर्सेस को हम तमाम फोर्सेस को कंसंट्रेटेड फोर्स के तौर पे कंसीडर कर रहे होंगे कि वो एक पॉइंट पे अप्लाई हो रही हैं. तो ये तीन आइडियलाइजेशन हम वक्तन फवक्तन इस कोर्स में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे. ओके, वेरी क्विकली न्यूटन्स लॉ, कोई स्टूडेंट तेजी से इन लॉस को बता सकते हैं? फिजिक्स में आपने पढ़े हुए. Anyone volunteer student? Although यहाँ स्लाइड पे भी लिखे हुए लेकिन जल्दी से आसान अल्फाज में समझा सके क्लास को. Sir, first law is the particle at rest remains at rest until unless the force is applied on it. Unbalanced Okay. force is applied on it. Unbalanced force. Okay, second law. So second So law is force basically applied on related a to the body. acceleration, force and acceleration. When a force is applied on a body, the acceleration will be produced. ठीक है. और what about the third law? So it is basically related to the action and reaction forces. Okay. So I hope कि physics में आपने पढ़े हैं. Quickly हम इनको revise कर लेते हैं. The first law says that a particle originally at rest or moving with constant velocity in a straight line will remain in that position until it is being acted upon by an unbalanced force. So if that particle is acted upon by an unbalanced force, then as a result of that unbalanced force, the particle is going to move in the direction of that unbalanced force with some acceleration. So these are the first and second law. Third law क्या कहता है? The mutual forces of action and reaction between two particles are equal, opposite and collinear. तो आपकी जितनी statics है या ये जो कोर्स है स्टैटिक्स का जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस को डील करता है. सो ऑल द स्टैटिक्स इज बेस्ड ऑन दीज टू लॉज व्हिच आर द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ. आपकी जितनी डायनामिक्स है जिसमें हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे होते हैं, सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायनामिक्स आर बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ. तो आपके स्टैटिक्स फर्स्ट और थर्ड लॉ पे बेस कर रही होती है और जितनी डायनामिक्स है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन व्हिच सेज कि जब भी आपके पास कोई अनबैलेंस फोर्स किसी चीज पे एक्ट करेगी, किसी सिस्टम पे एक्ट करेगी, तो उस अनबैलेंस फोर्स के नतीजे में द सिस्टम इज गोइंग टू मूव विद एन एक्सेलरेटेड मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट अनबैलेंस फोर्स. तो आपकी स्टैटिक्स में हम फर्स्ट और थर्ड लॉ को वक्तन फवक्तन इस्तेमाल कर रहे होंगे, जबकि डायनामिक्स जो है वो आपकी सेकंड लॉ के ऊपर बेस कर रही होती है. द फाइनल स्लाइड, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे. जी सर, आपकी आवाज जी आवाज आ रही है? Yes, sir. सही बात है. एक्चुअली वो कभी नेट का कनेक्शन हो सकता है, आपकी तरफ नेट का कनेक्शन खराब हो, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. और अगर आपका कोई चीज़ मिस हो भी जाती है नेट के कनेक्शन की वजह से, तो काइंडली एट द एंड ऑफ द कोर्स या जब भी आपको टाइम मिले आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा जो है वो सुन सकते हैं. वो रिकॉर्डिंग इसी चैनल के फाइल्स वाले पोर्शन में जो है वो मौजूद होगी. ओके, फाइनल स्लाइड विच इज रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. के कौन से यूनिट्स हम इस कोर्स में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे. नाउ देयर आर टू बेसिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो कि हम इस्तेमाल करेंगे. द फर्स्ट वन इज द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं. द सेकंड वन इज एफपीएस सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं. इनको हम इस्तेमाल कर रहे होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर कंसीडरिंग द एसआई सिस्टम, द यूनिट ऑफ द थ्री बेसिक क्वांटिटीज जो कि हमने पढ़े थे, लेंथ, टाइम एंड मास, द यूनिट्स आर मीटर, सेकेंड एंड केजी रिस्पेक्टिवली. सो जब जब लेंथ की बात होगी हम मीटर को इस्तेमाल कर रहे होंगे एज अ सिस्टम ऑफ यूनिट. जब जब टाइम की बात होगी तो हम सेकेंड को एज अ यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे. और जब जब मास की बात होगी तो वी आर गोइंग टू यूज केजी एज अवर बेसिक यूनिट इफ वी आर कंसीडरिंग एसआई सिस्टम. फोर्स की जब हम बात करते हैं तो फोर्स इज बीइंग डिफाइंड एज F इक्वल टू ma. मास जिस तरह अभी हमने कहा उसकी यूनिट्स केजी हैं. एक्सेलरेशन की यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं. तो फोर्स की जब बात होगी तो हम न्यूटन इस्तेमाल कर रहे होंगे एज अ बेसिक यूनिट के तौर पे, विच इज बेसिकली इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जब जब एसआई सिस्टम की बात होगी तो दीज आर द फोर यूनिट्स. मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड और फोर्स के लिए न्यूटन. हम इन चार यूनिट्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे. इसके मुकाबले में जब ब्रिटिश यूनिट्स की बात होगी या एफपीएस सिस्टम की बात होगी तो उसमें लेंथ का यूनिट जो है वो फुट है, टाइम का यूनिट वही है जो कि सेकंड है, फोर्स का यूनिट जो है वो पाउंड आता है. सो पाउंड जब भी डिफाइन होगा तो बेसिकली हम फोर्स की बात कर रहे होंगे और पाउंड फोर्स की बात कर रहे होंगे यूनिट के तौर पे. अब अगर फोर्स का यूनिट पाउंड है तो F इक्वल टू ma से मास का यूनिट क्या हो जाता है? इट इज बेसिकली फोर्स ओवर एक्सेलरेशन. तो फोर्स जिस तरह अभी आपने बताया पाउंड, एक्सेलरेशन आपके पास फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है. तो बेसिकली आपके पास जो मास का यूनिट आता है इट इज
पाउंड सेकंड स्क्वायर पर फुट, जिसको हम स्लग के तौर पे भी जो है वो डिफाइन करते हैं। सो 1 स्लग इज बेसिकली इक्वल टू 1 पाउंड सेकंड स्क्वायर पर फुट। तो ये दो डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट्स हम यूज कर रहे होंगे अपने इस कोर्स में, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि एक सेट ऑफ यूनिट से दूसरे सेट ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करें। इफ द क्वेश्चन और द प्रॉब्लम इज गिवन टू यू इन SI यूनिट्स, आपने उसका सोल्यूशन भी SI यूनिट्स में करके आंसर SI यूनिट्स में ही निकालना है। हाउएवर इफ द प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल इज बीइंग गिवन टू यू इन FPS यूनिट्स, आपने उसका सोल्यूशन भी FPS यूनिट्स में करके आंसर भी FPS यूनिट्स में ही निकालना है। कहीं आपको ये नहीं कहा जाएगा इस कोर्स में कि FPS वाली चीजों को कन्वर्ट करें SI में, या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें कुछ यूनिट SI में हो कुछ FPS में। ऐसा नहीं होगा, ये सारे के सारे SI में होंगे या सारे के सारे FPS में होंगे, और आपने सोल्यूशन भी उसी रेलेवेंट सेट ऑफ यूनिट्स में जो है वो परफॉर्म करना है। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू?